हम बात करने वाले हैं प्रीडेस्टिनेशन मूवी की जो 2014 में रिलीज हुई थी। ये एक टाइम ट्रेवल बेस्ड मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। ये एक मस्ट वॉच मूवी है क्योंकि इस मूवी की स्टोरी यूनिक है। ये मूवी टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स पर बेस्ड है और वो पैराडॉक्स है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो I will look for you. I will find you. And I will kill you. इस मूवी की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको एक पैराडॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स को आसान शब्दों में समझाएं तो मान लीजिए कि आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं और एक दिन वो आपसे मिलने के लिए आपके घर आ रहे थे और रास्ते में उनकी किसी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उन सब की जान चली जाती है। फिर आप इस घटना को होने से रोकने के लिए एक टाइम मशीन बनाने की सोचते हैं और सालों की मेहनत के बाद आप एक टाइम मशीन बना भी लेते हैं, जिसके बाद आप अपनी फैमिली को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी उस एक्सीडेंट वाली जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। पर किसी और की वजह से आपका ध्यान भटक जाता है और आपकी कार से बचने के चक्कर में किसी और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब आप देखते हैं तो वो आपकी फैमिली मेंबर की कार होती है। फिर आप पाते हैं कि आपकी वजह से आपके फैमिली मेंबर की जान गई। तो आप टाइम मशीन बनाने की सारी इंफॉर्मेशन अपने उस समय की कॉपी को देते हैं, जिससे वो टाइम मशीन बनाता है और फिर से पास्ट में जाकर फैमिली को बचाने की कोशिश करता है। पर आप खुद को उस समय उसी रोड पर देखते हैं जो आपको रोकने की कोशिश करता है जिससे कि एक्सीडेंट ना हो पाए, पर इसी वजह से आपका ध्यान भटक जाता है और आपके फैमिली मेंबर की जान उस एक्सीडेंट में चली जाती है। यानी कि अब आप ऐसे टाइम लूप में फंस गए हैं जहां एक इवेंट दूसरे इवेंट को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से तीसरा इवेंट होता है जो पहले इवेंट के होने का कॉज था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये वीडियो देखने से पहले एक बार इस मूवी को जरूर देखें। सो लास्ट स्पॉइलर वार्निंग के साथ शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी। मूवी शुरू होते ही हम एक एजेंट को देखते हैं जो एक टाइम ट्रेवलर होता है जिसका मिशन एक बॉम्ब ब्लास्ट को होने से रोकने का है। जब ये एजेंट बॉम्ब डिफ्यूज करने वाला होता है, इतने में उसकी और उस बॉम्ब को प्लॉट करने वाले के बीच फाइट होती है, जिसकी वजह से टाइम बॉम्ब को एक कंटेनर में रखते ही ब्लास्ट हो जाता है और उस एजेंट का फेस बुरी तरह जल जाता है। फिर वो अपनी वायलेंट केस जो एक टाइम मशीन होती है उसको नहीं ढूंढ पाता है। इतने में वहाँ कोई तीसरा आदमी आकर उसको वो केस दे देता है और वो एजेंट वापस अपने टाइम जोन 1992 में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि कुछ दूसरे एजेंट वहाँ आकर उसको एक मेडल देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी का काफी हिस्सा जल चुका है जो उस बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से हुआ था। साथ ही इसके फेस की प्लास्टिक सर्जरी और वोकल कॉर्ड ऑपरेशन की वजह से उसकी आवाज भी बदल गई थी। दरअसल ये एजेंट जिस एजेंसी में काम करता है वो एजेंसी पास्ट में हुए बड़े मैन मेड क्राइसिस को होने से रोकने का काम करते हैं, जिससे कई जानें बचाई जा सकें। जब ये एजेंट ठीक हो रहा होता है तो हम देखते हैं कि ये कोई मैसेज रिकॉर्ड कर रहा है। जब ये एजेंट ठीक हो जाता है तो इसको 1975 में फिजल बॉम्बर जो ब्लास्ट करने वाला था, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जाने वाली थी, उसको रोकने का टास्क दिया जाता है, जिसके लिए ये एजेंट 1970 में जाता है जहाँ ये एक बार टेंडर का काम करने लगता है। तो अब हम इसको बार कीप कहेंगे। एक बार जब ये बार में अपना काम कर रहा होता है, इतने में एक आदमी जिसका नाम जॉन होता है वो वहाँ आता है जो काफी अपसेट था। वो दोनों वहाँ कुछ बातें करते हैं तो वो बार कीप को बताता है कि वो जिस स्टोरी पर काम कर रहा है उसको पब्लिश नहीं करा पा रहा है, जिसका टाइटल दी अनमैरिड मदर था। बार कीप के बहुत पूछने पर वो उसको अपनी स्टोरी बताता है कि उसका असली नाम जेन था और वो जन्म से एक लड़की थी जिसको किसी ने ऑर्फन हाउस में छोड़ दिया था, जहां उसका पूरा बचपन गुजरा। वो बचपन से अपने एज की दूसरी लड़कियों से अलग थी, फिजिकली भी और मेंटली भी, जिसकी वजह से कोई भी उसको अडॉप्ट नहीं करता था क्योंकि उसका नेचर दूसरी लड़कियों की तरह नहीं था। वो थोड़ी एग्रेसिव नेचर की थी और उसकी बाकी हरकतें भी दूसरी लड़कियों से अलग थी। वो बताता है कि उसकी हमेशा से मैथ और फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था और वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आया करती थी। उसके इसी टैलेंट की वजह से एक बार मिस्टर रॉबर्टसन उस ऑर्फन हाउस में आकर उसको स्पेस कॉप ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं, क्योंकि उस मिशन के लिए इनको जेन की तरह ही लड़कियों की तलाश होती है। जब जेन वहां जाती है तो वहां भी बेस्ट परफॉर्म कर रही होती है, क्योंकि दूसरी लड़कियां फिजिकल वर्कआउट में जेन से कम परफॉर्म कर रही थी और इसी वजह से उसकी लड़ाई दूसरी लड़कियों से हो जाती है, जिसकी वजह से उसको उस प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। पर असली वजह उसकी
की मेडिकल रिपोर्ट होती है जो मूवी में आगे रिवील होगी। इसके बाद वो एक घर में पार्ट टाइम हाउसकीपर का काम करती है और रात में अपनी क्लास लेती है। एक बार वो अपनी क्लास खत्म करके जा ही रही होती है, इतने में वो एक स्ट्रेंजर से टकरा जाती है और वो उस स्ट्रेंजर से बात करके बहुत खुश होती है। फिर वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक रात जब वो साथ बैठे हुए थे, इतने में वो स्ट्रेंजर उसको अभी आता हूँ कहकर वहाँ से चला जाता है और फिर कभी नहीं आता है। फिर जेन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो एक लड़की को जन्म देती है, जिसके बाद डॉक्टर बताता है कि उसको मेल एंड फीमेल बोथ प्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और यही वो वजह थी जिसकी वजह से जेन को स्पेस प्रोग्राम से निकाला गया था। डॉक्टर ये भी बताता है कि डिलीवरी के समय बहुत ब्लीडिंग होने की वजह से उसका फीमेल ऑर्गन निकालना पड़ा। इसके बाद वो अपनी बेटी का नाम भी जेन रखती है, पर उसी रात उसकी बेटी को उस हॉस्पिटल से कोई किडनैप कर लेता है। ये देखकर वो टूट जाती है और एक मेल की तरह जीने के लिए जेन कुछ ऑपरेशन कराती है, पर ये उसके लिए आसान नहीं होता है। पर अब वो पूरी तरीके से एक आदमी बन चुकी होती है। फिर प्रेजेंट का सीन आता है जहाँ जेन बताती है कि इसके बाद उसने अपना नाम बदल कर जॉन रखा और एक बार फिर स्पेस प्रोग्राम में एंट्री का ट्राई किया, पर उसको अनफिट होने की वजह से एंट्री नहीं मिलती है और इसके बाद वो न्यूयॉर्क आ जाता है और एक आर्टिकल राइटर की जॉब करता है। साथ ही एक स्टोरी कन्फेशन ऑफ एन अनमैरिड मदर पर भी काम करने लगता है। ये सुनने के बाद बारकीप उससे कहता है कि अगर वो स्ट्रेंजर उसके सामने आ जाए तो क्या तुम उसको मार दोगे। फिर बारकीप उसको अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करता है और उसको बताता है कि रॉबर्टसन ने ही उसकी हेल्प के लिए उसको भेजा है। वो जॉन को लेकर बेसमेंट लाता है जहां वो जॉन के साथ ईयर 1963 में जाता है और बताता है कि उसको अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट ही रखनी है, क्योंकि ऐसा ही करने से टाइम कॉन्टिन्यूएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जॉन उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तो बारकीप कहता है कि तुम जिस स्ट्रेंजर की बात कर रहे हो शायद वही फिजल बॉम्बर है। फिर वो जॉन के साथ वहीं जाता है जहां जेन से वो स्ट्रेंजर टकराया था। वहां पहुंचकर जॉन किसी से टकराता है, पर वो जेन होती है, तो इससे पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर कोई और नहीं जॉन ही होता है। जॉन जेन को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। इधर बारकीप ये सब देख रहा होता है। फिर वो अपनी मशीन से टाइम में बैक 1970 में फिजल बॉम्बर को रोकने के लिए जाता है, जहाँ फिजल बॉम्बर और उसके बीच फाइट होती है और लास्ट में वो बारकीप को पंच मारकर बेहोश कर देता है। जब बारकीप को होश आता है तो वो कुछ गन शॉट की आवाज सुनता है, जिसके बाद वो ब्लास्ट में घायल एक आदमी को देखता है जिसका फेस जल रहा था, जिससे एक बात और रिवील होती है कि जिस आदमी ने उसकी मदद की थी वो कोई और नहीं, वो खुद होता है जो फ्यूचर से आया था। जिसके बाद बारकीप वापस 1974 में जाता है और सोचता है कि वो फिजल बॉम्बर को ब्लास्ट करने से नहीं रोक सकता है और कुछ इंस्ट्रक्शन रिकॉर्ड कर रहा होता है, शायद किसी और के लिए। इधर जॉन और जेन साथ में समय बिता रहे होते हैं और उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी थी, क्योंकि दोनों की थिंकिंग एक जैसी ही थी और हो भी क्यों ना, आखिर दोनों एक ही तो हैं, एक प्रेजेंट से तो एक फ्यूचर से। उधर बारकीप 1974 के मिस्टर रॉबर्टसन को बॉम्ब के टाइमर की चिप देता है, पर रॉबर्टसन उसको कहता है कि उसने एक इलीगल टाइम जंप की है, तो टाइम कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए उसको जेन से उसकी बेटी को दूर करना होगा। जिसके बाद बारकीप एक हॉस्पिटल जाता है जहां वो एक बेबी को चुरा लेता है, जिससे एक बात और रिवील होती है कि जेन की बेबी का किडनैपर कोई और नहीं, जेन यानी जॉन यानी बारकीप वो खुद ही होता है, जिसको वो 1945 में उसी ऑर्फन हाउस में छोड़ देता है जहां जेन बड़ी हुई थी। इसके पैरेलल में ही 1963 में जॉन और जेन इंटीमेट हो रहे होते हैं। फिर जब जॉन जेन के पास बेंच पर बैठा होता है, इतने में बारकीप को देखता है और वो जेन से अभी आता हूँ कहकर चला जाता है, पर फिर कभी नहीं आता है। जॉन गुस्से में बारकीप के पास जाता है, क्योंकि अब वो वही बन चुका होता है जिससे वो जब जेन था सबसे ज्यादा नफरत करता था, और कहता है कि वो जेन को नहीं छोड़ना चाहता है। पर बारकीप उसको अपने साथ फ्यूचर में चलने के लिए तैयार कर लेता है और वो दोनों 1985 में पहुंच जाते हैं। बहुत लंबा टाइम जंप करने की वजह से जॉन बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो उसकी पहली इतनी लंबी टाइम जंप थी। जिसके बाद रॉबर्टसन बारकीप को उसका आखिरी मिशन देता है और बताता है कि मिशन पूरा होने के बाद टाइम मशीन अपने आप डीकमीशन्ड हो जाएगी। फिर बारकीप जॉन के पास वही रिकॉर्डर रख देता है जिसमें उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ था, और इसके बाद वो 1975
पास्ट में चला जाता है और खुद ही टाइम मशीन को डीकमीशन करता है, पर एरर की वजह से वो बंद नहीं होती है। साथ ही वो उस एनवेलप को खोल कर देखता है जिसमें रॉबर्टसन ने फिजल बॉम्बर की सारी इंफॉर्मेशन बता रखी थी। उधर 1985 में जॉन बारकीप की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है और रॉबर्टसन उसको एक एजेंट बना देता है क्योंकि वो उस काम के लिए फिट होता है। लास्ट में बारकीप ये पता लगा लेता है कि फिजल बॉम्बर उसको कहाँ मिलेगा। वो जगह एक ड्राई क्लीन शॉप होती है और वो उसकी तरफ निकल लेता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो बॉम्बर को देख कर चौंक जाता है क्योंकि वो फिजल बॉम्बर कोई और नहीं वो खुद ही होता है। फिर फिजल बॉम्बर उसको कहता है कि उसने अभी तक जितने भी ब्लास्ट किए हैं उसकी वजह से उसने लाखों लोगों की जान बचाई है और उन 10,000 लोगों को भी मारेगा। पर ये सुनकर बारकीप गुस्सा जाता है, जिसके बाद बॉम्बर कहता है कि ये तो होना ही है और ये तुम ही करोगे। ऐसा कहते ही बारकीप कहता है कि मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा और उसको शूट कर देता है। जिसके बाद बारकीप ये सब देख कर साइको हो जाता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये मूवी एक ही इंसान की होती है जो डिफरेंट टाइम जोन में अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, यानी जेन ही जॉन होता है जो जेन को प्रेग्नेंट करता है, जिसकी बेटी को बारकीप ने किडनैप किया था, जो बड़े होकर जेन बनती है, जिसका फादर जॉन होता है जो बाद में बारकीप बनता है। यही है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स, जहाँ एक इवेंट दूसरे इवेंट के होने का कारण होता है और वो दोनों इवेंट किसी तीसरे इवेंट को करते हैं जो पहले इवेंट के होने का कारण था। और ये एक इनफाइनाइट लूप होता है जिसमें ना चाहते हुए भी इससे रिलेटेड सारे लोग इसका हिस्सा बनते हैं, जो कि यही प्रीडेस्टिनेशन है।